फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम वर्णमाला के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहले परीक्षाओं में आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी मैंने उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। उनको जाकर इसी चैनल पर आप ज़रूर देखिए। संधि की बहुत अच्छी ट्रिक भी बताई है जिसमें आपके 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समास के वीडियो में समास की भी ट्रिक बताई है, आप उनको जाकर प्लीज़ जाकर देखिए, इसी चैनल पर वीडियो हैं। देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है कर, बैठे, चल आदि धातु प्रकार है। तो कर, बैठ, करना, बैठना, चलना ये क्रिया है और संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। तो ये मूल धातु हैं। करना, इनसे प्रत्यय लग के ना प्रत्यय लग के करना बन जाता है। बैठना, ना प्रत्यय लग के बैठना बन जाता है। तो इसका मूल जो रूप है वह कर, बैठ और चल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, 33 मूल व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं और 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं, डा और ढा। 52 अक्षर हैं हिंदी वर्णमाला में, जिनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक स्वर और एक व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। री यह भी स्वर में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं। संयुक्त स्वर हिंदी वर्णमाला में 4 हैं। स्वर पूछा है, मैं व्यंजन बता रही हूँ आपको। तो स्वर कितने हैं हिंदी वर्णमाला में। आ, ई, जो संयुक्त स्वर हैं वह ए है जो आ और ई से मिलकर बना है, ओ है जो आ और ऊ से मिलकर बना है, और ए है जो आ और ए से मिलकर बना है, औ है जो आ प्लस आ मिलकर औ बना है, ए प्लस ए मिलकर ए बना है, आ प्लस ई मिलकर ए बना है, आ प्लस ओ मिलकर ओ बना है। तो ये संयुक्त स्वर हैं। मूल स्वर कितने हैं, ये मूल स्वर हैं, ये 4 मूल स्वर बताए गए हैं, आ, ई, उ, री। इनसे ही मिलकर ये वाले स्वर बने हैं। ये स्वर कौन से स्वर हैं, संयुक्त स्वर। संयुक्त क्या होता है, जब 2 अक्षर मिलते हैं तो उसको संयुक्त व्यंजन या स्वर की श्रेणी में वो आते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हिंदी वर्णमाला में मुख्य मूल स्वर कितने हैं। तो यहाँ ऊपर हमने देखा मुख्य मूल स्वर कितने हैं, ये 4 मुख्य मूल स्वर हैं, आ, ई, उ, री। आगे देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं। तो स्पर्श व्यंजन हिंदी वर्णमाला में 25 हैं। ये 25 का से लेकर माँ तक के वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में अक्षरों का ग्रुप में डिवाइड है, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। ये 5 ग्रुपों में डिवाइड हैं और इसमें 5-5 अक्षर हैं, का, ख, ग, घ, इंगा। ये 5-5 अक्षरों को डिवाइड किया गया है। यहाँ पर मैं आपको इसका थोड़ा सा दिखा देती हूँ ताकि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। ये देखिए, ये स्वर हैं, हिंदी वर्ण व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये स्वर हैं, 2 भागों में हिंदी वर्णमाला को विभाजित किया गया है, जिसमें 11 स्वर हैं, 2 अयोग्य वाय हैं। कौन कौन से, अम, आहा, ये अयोग्य वाय हैं। और यहाँ देखिए व्यंजन, देखिए ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये पा वर्ग है। ये 5 वर्ग हैं और ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। या, रा, लावा, सा, हा, छा, त्रा, श्रा, ये संयुक्त हैं। ये कौन कौन से अक्षरों से मिलकर बने हैं मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आप देखिए, थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिए कि मूल व्यंजन कितने हैं, अतिरिक्त व्यंजन कितने हैं। ये 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं हिंदी माला में, डा और ढा, ये वाले, ये अतिरिक्त व्यंजन हैं। मूल व्यंजन कितने हैं, 33 हैं मूल व्यंजन। पूरे अक्षर कितने हैं, 52 हैं।
ये यार अलावा ये जो हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। सा सा हा ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। छात्रा स्रा ज्ञा ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं जो मिलकर बने हुए हैं दो अक्षरों से। यहाँ पर देखिए यार अलावा अंतस्थ, सा हा ऊष्म, छात्रा ज्ञा स्रा संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अतिरिक्त व्यंजन कौन से हैं? डा और ढा अतिरिक्त व्यंजन हैं। आगे देखते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आप इसको नोट करेंगे तभी आपसे आगे के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए स्वर के भेद, स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के भेद 3 स्वर के भेद हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। स्वर के भेद कितने हैं? 3 हैं। 11 स्वर हैं। आ, ई, उ ये 11 स्वर हैं। आप इनको एक बार पढ़ लीजिए वीडियो रोककर। आगे देखते हैं, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, ये छोटे स्वर हैं, ये छोटे स्वर हैं। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? ये दीर्घ स्वर हैं जिनसे बड़ी मात्रा बनती है। बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ू ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, औ की मात्रा। ये यहाँ पर आप देखिए इन दोनों को भी दीर्घ स्वर की श्रेणी में रखा गया। प्लुप्त स्वर कौन से हैं? ये संस्कृत में अधिकतर यूज होते हैं, हिंदी में इनका उपयोग बहुत कम होता है। जैसे हम हे राम, ये हे तो ये लंबा थोड़ा सा खिंचता है, तब वहाँ पर ये प्लुप्त स्वर का उपयोग किया जाता है। हिंदी में नहीं, इसका संस्कृत में अधिकतर प्रयोग होता है। मूल रूप में स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ये स्वर से बनने वाली मात्राएं हैं। अनुस्वर, अनुस्वर को देखिए आप, हर एक पंचम अक्षर ये वाला, जैसे का ख गा घ इंगा, तो ये पंचम जो अक्षर होता है अपने ग्रुप का, वह अनुस्वर कहलाता है। आगे देखते हैं, अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक जिनके ऊपर ये चंद्र बिंदी अगर लगी हो तो वह अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे कि चांद, कांच, दांत, तो ये अनुनासिक वर्ण हैं। अनुनासिक वो वर्ण होते हैं जिनको बोलने में नाक से भी हवा निकलती है, नाक का भी प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, विसर्ग कौन कौन से हैं? विसर्ग है ये आहाग की बिंदु, ये 2 बिंदु आपको दिख रही हैं, इसी को विसर्ग कहते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण के स्वरों की सहायता से किया जाता है वह व्यंजन कहलाते हैं। कई बार परीक्षाओं से ये परिभाषाओं से भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप देख लीजिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता, बिना स्वर के कोई भी व्यंजन नहीं है। जैसे अगर हम बोलें, अगर हम अगर हम का ये लिखते हैं तो ये का प्लस आ मिलकर बना है। हिंदी के सारे वर्ण आ से मिलकर ही बने हैं। अगर ये आ नहीं होता तो ये वर्ण ऐसे नीचे हलंत लगी होती, मतलब इसमें आ नहीं है, यह आधा का माना जाता। खा में देखिए आ रहा है पीछे, क ख ग, गा में सारे वर्ण का आप उच्चारण करके देख लीजिए, उसमें आ आपको मिलेगा, प्रोनंसिएशन में भी आएगा, और वह शब्द पूरा होने के लिए उसको आ की ज़रूरत होती है। बिना आ के व्यंजन आधे कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन देखिए, ये स्पर्श व्यंजन हैं, इनसे देखिए आगे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसलिए आप इनको ध्यान से देखिए। ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये 5 वर्ग बने हुए हैं, ये सारे स्पर्श व्यंजन हैं। का ख गा घा इंगा, चा छा जा झा इया, ये वाले कहलाते हैं, ये अलग हैं। ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं, और जो पीछे का पंचम वर्ण है वो अनुनासिक कहलाता है। आगे देखते हैं, व्यंजन का प्रयोग, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। उच्चारण स्थान देखिए,
उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान जैसे कंठ, इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे। आप एक बार इनको देख लीजिए। कंठ से का वर्ग बोला जाता है, का खा गा घा इंगा, और आ ये दोनों स्वर ये कंठ है, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। अब यहाँ जैसे ही आप का बोलेंगे तो आपकी जीभ कहीं टच नहीं होगी, हवा सीधी बाहर निकल जाएगी। खा बोलेंगे तो जीभ कहीं टच नहीं होगी, सीधा गले से आवाज़ निकलेगी। ग घ इंगा आ बोलेंगे तो देखिए जीभ कहीं टच नहीं हुई, सीधा कंठ से आवाज़ निकली है। इसी प्रकार तालव्य देखिए, तालव्य होते हैं चा छा जा झा या, और यहाँ पर ये दोनों स्वर तालव्य में आते हैं। स्वर या और शा, या और वा अर्ध स्वर माने जाते हैं। कौन कौन से? या वा अर्ध स्वर माने जाते हैं। तालव्य क्या होता है? जैसे चा बोलेंगे अब चा, तो जीभ के जो किनारे वाले हिस्से हैं वो ऊपर जाके तालु में टच होंगे, इसलिए इन वर्णों को तालव्य कहा गया है। आप ऐसे वर्णों को याद ना रख के आप सीधा बोल के देखिए। परीक्षा में जो वर्ण हैं उनको आप बोल के देखिए। ऊपर वाले हिस्सों को तालु कहा जाता है। अगर ये तालु से टच हो रहे हैं, चा छा जा, चा छा जा, ई, ये किनारे के दोनों हिस्से, जीभ के किनारे के दोनों हिस्से अगर ऊपर जाके तालु में टच हो रहे हैं तो उनको तालव्य कहा जाता है। मूर्धन्य वर्ण क्या है? टा ठा डा ढा। जीभ का सबसे बाहरी हिस्सा ऊपर जाके तालु में अगर टच होता है तो वो मूर्धन्य कहलाते। दंत क्या होते हैं? जो जीभ का सबसे आगे वाला हिस्सा। आप बोल के देखिए, क्योंकि रटने से नहीं होगा, आप बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीभ कहाँ टच हो रही है। जीभ जहाँ टच हो रही है वही उसका उच्चारण स्थान है। आप बोल के देखिए ता, तो जीभ का सबसे वाला आगे वाला हिस्सा है, वो दांतों के पास जाके दांतों के पास में टच हो रहा है, इसलिए ये दंत हैं। ता था दा धा ना ला सा। आप इन वर्णों को बोल के देखिए, रटने से आपको काम नहीं चलेगा। आप जीभ को देखिए कि जीभ प्रोसेस किस प्रकार से कर रही है। अगर वह दांत को टच कर रही है तो वो दंत होंगे, अगर वो तालु को टच कर रही है वो तालव्य होंगे, अगर कहीं भी टच नहीं कर रही तो वो कंठ होगा। आगे देखिए ओष्ठ। अब देखिए पा बोल के देखिए, पा दोनों ओर टच हो रहे हैं, फा बा भा मा दोनों ओर टच हो रहे हैं तो ओष्ठव्य है। कंठ तालु, इसमें कंठ और तालु दोनों का उपयोग किया जाता है। ए कंठ से भी हवा निकल रही है, तालु जीभ भी ऊपर किनारे, जीभ के दोनों ऊपर आजू बाजू के जो किनारे हैं वो ऊपर तालु में टच हो रहे हैं तो वो तालव्य है। दंत ओष्ठ देखिए, वाह जैसे हम बोलते हैं तो दांत में भी जीभ टच होती है और ओंठ में भी हल्की टच होती है, तो ये दंत ओष्ठ कौन सा है? वाह है। नासिका, नाक से जो बोले जाने वाली, ये पंचम वर्ण मैंने आपको बताया था अपने ही ग्रुप के। ये पंचम वर्ण जो हैं वो क्या कहलाते हैं? अपने ही ग्रुप के पंचम वर्ण कहलाते हैं नासिका। जो नाक से, नाक की हेल्प इन वर्णों को बोलने में ली जाती है। जैसे ना 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 ऐसा बोला जाता है, ना ना मा या, इसमें नाक की से भी हवा निकलती। कंठ ओष्ठ, जो कंठ से ओ थोड़ा सा ओंठ को गोलाकार घूम जाता है, ओ स्वर हैं ये, और ये दोनों कंठ ओष्ठ हैं, ये दोनों कंठ ओष्ठ हैं। आप बोल के देखिए, ओंठ की प्रोसेस भी हो रही है, ओ ओंठ गोल बन रहा है और गले से भी, कंठ से भी आवाज़ निकल रही है, तो ये कंठ ओष्ठ। इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप इनको बहुत अच्छे तरीके से वीडियो रोक के या फिर दोबारा देख लीजिए। नीचे आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? का खा ग घ इंगा। यहाँ पर अल्प प्राण, महाप्राण
इन दो कैटेगरी को इस प्रकार से डिवाइड किया गया है कि जहाँ पर बोलने पर हवा सांस जो है वो ज़्यादा निकले वो महाप्राण है, और जहाँ पर कम निकले वह अल्प प्राण है। जैसे हम का बोलते का, फिर दूसरा वर्ण खा, तो खा में हवा ज़्यादा निकली तो यह महाप्राण हुआ, का अल्प प्राण हुआ। हर एक का ख, ग अल्प प्राण है, घ महाप्राण है। तो ये जैसे ही आपको इसके लिए पांचों वर्ग को याद होना चाहिए और क्रम से जो वर्णमाला है उसको याद रखना है, तभी आपको कर पाएंगे। या फिर आप बोल के आपको बोलने में ही ये समझ में आ जाएगा। क ख हवा ज़्यादा निकली, ग कम हवा, घ ज़्यादा हवा निकली। तो ये हर एक दूसरा वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण होता है, और पहला वर्ण उसी ग्रुप का अल्प प्राण होता है। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के आपस में मेल से संयुक्त व्यंजन बने हैं। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छा, ये देखिए अभी इनसे क्वेश्चन बनेंगे। का और सा से क्या बना है? छा बना है। ता और रा से क्या बना है? त्रा बना है। क्या जा और जा से क्या बना है? ये जा और जा से ज्ञा बना है। सा और रा से क्या बना है? स्रा बना है। आप इनको ध्यान से देखिए, इनसे आगे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतनी मैं गारंटी लेती हूँ। इतनी वर्णमाला को अगर आपने कर लिया तो आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। दंत व्यंजन, यहाँ पर दंत व्यंजन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। दंत व्यंजन फिर भी आप देख लीजिए। दंत व्यंजन क्या है? जैसे पक्का, बच्चा, जब व्यंजन की ध्वनि अपने समान अन्य ध्वनि से जोड़ती है, ये जुड़ी हुई, ये देखिए, ये चा, आधा चा और चा, आधा जा और झा, आधा का और का, ये दंत व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11 है, अभी हमने पढ़े हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं? संयुक्त स्वर हमने पढ़े हैं कि कितने संयुक्त स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में? 4 संयुक्त स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में मुख्य मूल स्वर कितने हैं? तो मुख्य मूल स्वर 4 हैं। अभी हमने पढ़ा छोटा आ, छोटी ई, ये मूल स्वर हैं, अभी ऊपर पढ़ लिए हैं। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो स्पर्श व्यंजन वही 25 हैं जो ग्रुप में आते हैं। का, ख, गा, घ, इंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढ, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये 25 वर्ण हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यार अलावा ये अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन, जिसमें आप हा बोल के देखिए, थोड़ी सी गर्म हवा आपको महसूस होगी मुंह में। ऊष्मा का मतलब क्या है? गर्मी, मतलब इनको बोलने से गर्म हवा महसूस होती है। आप बोल के देख लीजिएगा। अगर आप इन वर्णों को भूल जाएं तो आप सबसे अच्छी ट्रिक है आप इनको बोल के देखिए, जिनका उच्चारण स्थान जहाँ आ रहा है उसके हिसाब से आप टिक कर दीजिए। जिसमें ऊष्मा, थोड़ी सी गर्म हवा निकल रही हो, ऊष्म व्यंजन है। सा, हा, ये ऊष्म व्यंजन है। आगे देखते हैं हिंदी वर्णमाला में 11वां व्यंजन कौन सा है? तो अभी ग्रुप में हमने पढ़ा का, ख, ग, घ, इंगा 5, चा, छा, जा, झा, इया 10 और टा, ये टा 11वां वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर 3, प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर, यहाँ पर देखिए ये इसका आंसर है। निम्न इनमें से नासिका व्यंजन कौन सा है? अब देखिए नासिका व्यंजन कौन सा है? नाक से कौन बोला जाता है? तो नासिका हर एक अपने ग्रुप के 5वें वर्ण नासिका होते। कौन कौन से? इंगा, इया, ड़, न, मा। ये लास्ट के 5म वर्ण क्या होते हैं? नासिका। तो यहाँ पर इसका आंसर मा है, ऑप्शन 1 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर पढ़ चुके हैं कि दीर्घ स्वर ऑप्शन नंबर आ है। दीर्घ स्वर है आ। ये बड़ा स्वर है। दीर्घ मतलब होता है बड़ा,
तो बड़ा स्वर कौन सा है? आ। बाकी ये छोटे हैं। अगर बड़ा ऊ होता तो इस पे लगा देते, बड़ी ई तो इस पे लगा देते। यहाँ पर ये है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन आपको हमने पढ़े थे, कौन कौन से हैं उत्क्षिप्त व्यंजन? ये है एक, ये है और एक ये है। ये बिंदी वाले, ये बिना बिंदी वाले नहीं है उत्क्षिप्त। इनको फेंका हुआ हिंदी वर्णमाला में, जैसे हम इनका उच्चारण करते हैं ड, ड़, ढ, तो ऐसा लगता है कि जीभ ऊपर से टच होके नीचे फटाक से नीचे आ जाती है। तो ये उत्क्षिप्त हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि जीभ को हम फेंक रहे हैं। इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, ड। सड़क, सड़क, अड़ा, अड़ा, जैसे हम बोलते सड़क तो अड़ा, अड़ा, जैसे जीभ ऊपर टच होती फिर नीचे आती है। तो उत्क्षिप्त मतलब जीभ का ऐसा प्रक्रिया जिसमें हमको लग रहा है कि जीभ ऊपर टच होके फिर से नीचे आ रही है, वो कौन से उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं? इनमें से कौन से स्वर परस्पर सवर्ण सजातीय हैं? तो सवर्ण सजातीय स्वर कौन से हैं इसमें? ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? अब तालु क्या बताए थे कि चा, छा, जा, झा, इया, ये चा पूरा वर्ग उठा के हम रख दें किसमें? तालव्य में, जहाँ पर जीभ के दोनों किनारे ऊपर तालु को टच हो रहे हैं। तो चा वर्ग पूरा, चा की पूरी लाइन, चा, छा, जा, झा, इया, ये पूरे तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत देखना है आपको कि गलत कौन सा है। यहाँ पर देखिए, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, सही है। या व अर्धस्वर, हाँ इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि या व अर्धस्वर माने जाते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन है। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। हाँ, स्वरों के उच्चारण के स्थान में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, जबकि व्यंजन के उच्चारण स्थान में अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है। व्यंजन, हर एक व्यंजन में स्वर मिक्स होता है। आ, व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दोगुना समय लगता नहीं, ये गलत है और यही इसका आंसर है। गलत पूछा था हमसे, तो ये इसका आंसर है। इनमें से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है, सही है क्या ये? उच्चारण की दृष्टि से ऊ ऊ औष्ठ माने जाते हैं, ऊ ऊ औष्ठ है, सही है। कौन सा कथन सही है? ऊ ऊ औष्ठ है ये, समस्त नहीं औष्ठ हैं। समस्त स्वर महाप्राण होते हैं, समस्त स्वर महाप्राण होते हैं क्या? ये सही है? नहीं। यहाँ पर देखिए, विसर्ग आह की गणना नासिका में की जाती नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। समस्त स्वर महाप्राण नहीं होते, कुछ स्वर अल्प प्राण होते हैं, कुछ महाप्राण होते हैं। जो बड़े स्वर होते हैं वो महाप्राण होते हैं, जो छोटे स्वर होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से ऊ नहीं, हमने पढ़े था कि ओ और औ है उच्चारण की दृष्टि से क्या? औष्ठ माना गया है। मात्राओं को स्वर से कोई संबंध नहीं है, मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है। यहीं पर ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई सभी जानते हैं, वर्ण है। कई बार ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, महिला सुपरवाइजर 2015 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हिंदी के बार बार रिपीट होते रहते हैं, इस परीक्षा से इस परीक्षा में हिंदी, क्योंकि 90% एग्ज़ामों में होते हैं इनके क्वेश्चन, तो वो सारे क्वेश्चन किसी परीक्षा के किसी परीक्षा में ला के, ऑनलाइन आजकल एग्ज़ाम होते हैं तो बहुत सारे पेपर बनाने पड़ते हैं, तो क्या करते हैं, पुराने परीक्षाओं से जो क्वेश्चन उठाए तो कहीं यहाँ इस पेपर में दे दिए, उसके इस पेपर के उस पेपर में दे दिए, ऐसा ही चलता रहता है। इनमें से देशज शब्द कौन सा है? अब देखिए, अपने दादा दादी के पास बैठ जाइए, वो बहुत सारे देशज शब्द बोलते, घाघरा,
ये देशज शब्द है। अधिकतर जो देहाती भाषा के शब्द, गाँव ग्रामीण क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, अधिकतर वह देशज शब्द उसमें हमको देखने को मिलते हैं। री अर में बदलता है। इससे पहले मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि देवर ऋषि, महर्षि ये कौन सी संधि में आते हैं, गुण संधि में आते हैं। देवर ऋषि अर बदल जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर गुण संधि होगा। संधि की मैंने बहुत अच्छी ट्रिक इसी चैनल पर डाली है, जिसमें कुछ वर्णों में ही मैंने कुछ वर्णों से कनेक्ट करके संधि की ट्रिक बताई है। आपको मैं लाइन याद करने के लिए नहीं बोल रही कि 1-2 लाइन आपको याद करना, आपको कुछ वर्ण याद करके ही आप संधि के 99% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी चैनल पर वह वीडियो डली है, आप उसको जाकर ज़रूर देखिए। मैंने समास के भी क्वेश्चन करवाए हैं, समास के क्वेश्चन में उसकी ट्रिक बताई है, आपको उसको भी जाकर देखना है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें करवाए हैं। अगर आप पेपर की तैयारी आपकी हो गई है तो आप पुराने क्वेश्चन को ज़रूर एक बार लगा के देखिए। इनसे बहुत मतलब 90% क्वेश्चन संधि से आना ही हैं, तो आप संधि को एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी मिल रहा है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं मेरे, तो आप तक पहुंच सकें वो। और आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि आप जिससे कुछ ले रहे हैं उसके लिए इतना तो कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पैसे तो नहीं मांग रहे ना। ये सफलता की निशानी है कि जिससे कुछ लिया है उसको देना ज़रूर चाहिए। ये आपको मैक्सिमम लोगों से ज़्यादा पहुंचाएगा, आपको आपकी सफलता तक पहुंचाएगा। ये काम जो आप करेंगे कि किसी से कुछ ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए इतना कर दें कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। री अर में बदलता है, ये क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्न में से कौन सा नासिका व्यंजन है। तो नासिका व्यंजन भी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि नासिका व्यंजन क्या होते हैं। ये पंचम वर्ण होते हैं, ना, म, या पंजे का जो बोलते हैं हम, अड़ा। ये पांचों वर्ण आपको क्या कहलाते हैं, कि नासिका व्यंजन कहलाते हैं। निम्न में से प्रश्न नंबर 20 देखिए, निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं। तो उत्क्षिप्त व्यंजन हमने पढ़ा है कि कौन कौन से हैं, अड़ा और ढा। ये उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, ये 2 उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखिए, निम्न में से अल्प प्राण नहीं है। अल्प प्राण महाप्राण के लिए आप बोल के देखिए इनको। तो क, ख में हवा ज़्यादा निकल रही है तो ये महाप्राण है। क, ख। ग में कम निकल रही है। घ अल्प प्राण नहीं है, तो ये है ना महाप्राण। ख, जबकि ये देखिए ये अल्प प्राण है। च अल्प प्राण है। द अल्प प्राण है। अपने ही वर्ग के, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर देखिए, अगर मैं लिखूं क, ख, ग, घ, तो यहाँ पर ये होगा अल्प प्राण, ये होगा महाप्राण, ये होगा अल्प प्राण, ये होगा महाप्राण। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं चा, तो ये अल्प प्राण होगा। छा, ये महाप्राण होगा। जा, ये अल्प प्राण होगा। झा, ये महाप्राण होगा। मतलब ये पहला वाला अल्प प्राण, फिर उसका दूसरा वाला, पहला वाला महाप्राण, उसके दूसरा वाला अल्प प्राण, पहले वाला महाप्राण, फिर उसी के ग्रुप का दूसरा वाला अल्प प्राण होगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन क्या होते हैं, जिनमें जीभ के दोनों किनारे ऊपर तालु को टच करें तो पूरा चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, ये पूरा चा वर्ग है, ये तालव्य कहलाता। आप बोल के देखिए, च, छ, ज, झ। आप अधिकतर वर्णमाला के ये ऊपर जो मैंने वर्णमाला आपको बताई है उनको बार बार बोल के देखिए। आपको अक्षर याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, और बोलकर ही आप
पेपर में हमेशा के लिए हो जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें, आपके लिए बोल बोल कर आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपके क्वेश्चन 99% सही हो जाएंगे, गलत नहीं होंगे उच्चारण स्थान से। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कंठ तालव्य स्वर कौन सा है? कंठ और तालु से बोला जाने वाला स्वर कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए कंठ और तालु से बोला, क्या ए बोलते हैं हम कंठ तालु से? हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था? हाँ, यही आंसर है इसका। ए कंठ और तालु से बोले जाते हैं। जो वर्ण कंठ व तालु से उच्चारित होते हैं उन्हें कंठ तालव्य कहलाते हैं। आ किससे मिलकर बना है? आप इसको भी देख लीजिए एक बार कि आ एडी का ए जो है वो आ और ई से मिलकर बना है, और ए जो है जिसमें ए की मात्रा लगी है ऐनक वाला, ये आ और ए से मिलकर बना है। तो इनको आप देख लीजिए, इनसे भी आगे क्वेश्चन बन सकते हैं। किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है? तो देखिए ता था द धा, यहाँ पर ये ता इसका ऑप्शन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है ता, जो जिह्वा और दांतों से बोला जाता है। 26 नंबर का देखिए, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है ट्रिक में, पुनर्निर्माण में, त्राटक में, शत्रु में। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है पुनर्निर्माण में स्वर रहित रा। स्वर रहित रा मतलब आधा रा, हर एक अक्षर में स्वर छिपा हुआ है, जैसे कि रा प्लस आ मिलकर ही पूरा रा हुआ है। नहीं, अगर इसको हटा देते तो इसमें हलंत लग जाती और ये अक्षर आधा हो जाता। यहाँ पर देखिए उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उत्क्षिप्त ध्वनि कौन सी होती है? ड़ा और ढा। तो पढ़ाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। संयुक्त को छोड़कर हिंदी वर्णमाला वर्णों की संख्या कितनी है? यहाँ पर इसके ऑप्शन ही कट गए हैं। संयुक्त अगर अक्षर हैं तो छात्रा या संयुक्त व्यंजन है, और इसके अलावा जो है वो वर्ण कितने हैं? 52 है। अब इनको इसमें घटा लीजिए। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कौन सा वर्ण औष्ठ नहीं है? तो हमने पढ़ा कि औष्ठ कौन सी ध्वनियाँ आती हैं? पा वर्ग पूरा, पा फा बा भा, ये पूरा क्या है? ओंठ से। आप उनको वर्गों को छोड़िए, आप बोल के देख लीजिए। क्या माँ, माँ में और नहीं, माँ तो हमने पढ़ा था कि वो अनुनासिक है। पा फा माँ पा फा, ये तीनों बोल रहे हैं तो ओंठ अपना टच हो रहा है, जबकि इया बोल रहे हैं तो ओंठ टच नहीं हो रहा। इसलिए हमको ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। निम्नलिखित में से अनुनासिक स्वर कौन सा है? अनुनासिक स्वर देखिए, अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? ये बिंदी वाले स्वर। अनुनासिक स्वर शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। तो गाँव, गाँव तो हम बोल रहे हैं तो नाक से हवा निकल रही है। दांत तो नाक से हवा निकल रही, नाक का थोड़ी सी हेल्प लेते हैं। हंस, दांत, गाँव, ये नाक से हवा निकल रही, जबकि घंटा ये अनुनासिक नहीं है। ए वर्णों क्या कहलाते हैं? तो ए वर्ण कौन से कहलाते हैं? ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। इनमें कंठ की गले से भी हवा निकलती है और तालु का भी, ये दोनों जीभ के किनारे ऊपर तालु में जाके टच होते हैं। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छा हमने पढ़ा है कि छा कौन सी है? ये छा ध्वनि है जो वो संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण है जो किससे मिलकर बना है? का और सा से मिलकर बना है। का, सा और आ, एक स्वर भी रहता है ना इसमें, तो इससे मिलकर क्या बना है? छा बना है। ता, रा, त्रा जो है वो ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा जो है वो यहाँ पर जा या पंजिका और आ से मिलकर बना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। ज्ञा किसके योग से बना है?
तो ज्ञा बना है जा और इया, इससे मिलकर क्या बना है, ज्ञा बना है। स्रा देखिए, ये 4 हैं जो संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये छा का और सा से मिलकर बना है, का और सा से मिलकर क्या बना है, छा बना है। ता और रा से त्रा बना है। जा और या से ज्ञा बना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है। अब सघोष व्यंजन क्या होते हैं, सघोष व्यंजन को मैं आप अगले वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा और मैं क्या बोलते हैं इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहती। आगे इस सघोष और अघोष व्यंजनों को मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से इनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप मेरे पुराने वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो आपकी सफलता के लिए ये है कि आप जो लिया है किसी से उसको ज़रूर देना सीखिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कीजिए। और आप अगर संधि के क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो इसी चैनल पर है वह वीडियो, तो आप इसी चैनल पर आप उसको जाके देख लीजिएगा। थैंक यू।